नमस्कार दोस्तों दोस्तों हम चैप्टर नंबर 82 को देख रहे थे। इसमें हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। लास्ट सेशन में हमने आपसे बात की थी कि कौन बहुत सारी कमिटीज और बहुत सारे कमीशंस जो हैं वो बनाए गए थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके। तो इन सारे कमिटीज के जो रिकमेंडेशंस थे, इन सारे रिकमेंडेशंस को हमने 4 हेडिंग में समझने की कोशिश की थी। हमने 3 हेडिंग को समझ लिया था, जिसमें कि 1996 से पहले कौन-कौन से रिफॉर्म्स हुए हमने उनको समझ लिया था। 1996 में कौन-कौन से रिफॉर्म हुए हमने उनको समझा। 1996 के बाद से लेके और 2010 के पहले के लेके कौन-कौन से रिफॉर्म हुए, ये भी हमने समझा था। और आज के सेशन में हम समझेंगे कि 2010 के बाद से हमारे देश में कौन-कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जिसने हमारे देश के अंदर जो इलेक्शन प्रोसेस है, उसमें फ्री और फेयरनेस इसको इंश्योर करने की कोशिश की है। तो आज के सेशन में हम 2010 के बाद वाले सारे रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे और मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे रिफॉर्म्स आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है इन सारे रिफॉर्म्स के बारे में। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहला दोस्तों रिफॉर्म ये लाया गया कि जो एग्जिट पोल्स निकाले जाते थे उन पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया गया। ये कहा गया कि कोई भी पर्सन, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, उस नोटिफाइड पीरियड में एग्जिट पोल को कंडक्ट नहीं करेगा, एग्जिट पोल को पब्लिश नहीं करेगा जिस नोटिफाइड पीरियड को इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया है। ठीक बात है। अब दरअसल आप देखेंगे कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वोटिंग होती है, किसी भी एरिया में जब वोटिंग होती है, तो उस वोटिंग के खत्म होने के 30 मिनट तक कोई भी एग्जिट पोल को पब्लिश नहीं कर सकता। इसके बारे में मैंने आपसे इलेक्शन वाले चैप्टर में बात की थी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस चैप्टर नंबर 82 को देखने से पहले आप चैप्टर चैप्टर नंबर 81 और चैप्टर नंबर 80 जरूर देखें, क्योंकि ये तीनों के तीनों इलेक्शन से रिलेटेड है। और अगर आप इन तीनों को सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको चीजों का कॉन्टेक्स्ट समझ में आता रहेगा। तो सबसे पहला हमने रिफॉर्म ये देखा कि जो एग्जिट पोल्स होते हैं उन पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए कि कोई भी नोटिफाइड पीरियड में किसी भी तरीके का एग्जिट पोल ना तो कंडक्ट करेगा या ना तो फिर उससे रिलेटेड जो भी डेटा है उसको पब्लिश करेगा। ठीक बात है। दूसरा रिफॉर्म दोस्तों ये किया गया कि अलग अलग कैंडिडेट को जो डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो उस डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एक स्पेसिफाइड अथॉरिटी होती है जो कि इस बात की जांच करती है कि वो जो कैंडिडेट है वो करप्ट प्रैक्टिस का गिल्टी है कि नहीं है। तो इसमें अब ये कहा गया कि जो स्पेसिफाइड अथॉरिटी है वो जो तो उसको उस पर्सन के लिए जो कि करप्ट प्रैक्टिस का गिल्टी फाउंड किया गया है, उसको 3 महीने के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन का जो केस है प्रेसिडेंट के सामने रखना पड़ेगा। तो ये जो टाइम लिमिट 3 महीने का फिक्स किया गया, ये पहले नहीं था, ये 2009 में आप देखेंगे ऐसा फिक्स किया गया। तो दूसरा रिफॉर्म ये था। फिर आपको ये आप देखेंगे कि ये तीसरा रिफॉर्म ये लाया गया कि जितने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेप्यूटेड ऑफिसर्स होते हैं जिनको कि इलेक्शन की ड्यूटी पे लगाया जाता है, उनको उन सबको ये जो करप्ट प्रैक्टिस का प्रोविजन है उसमें इंक्लूड किया गया। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में के द्वारा जितने भी ऑफिसर्स डेप्यूट किए जाते हैं, जिनका जिनका भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा डिप्यूटेशन होता है, उन सबको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है करप्ट प्रैक्टिस प्रोविजन के तहत। ठीक बात है। चलिए, इसके बाद आप देखेंगे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है उसको इंक्रीज करके एक दूसरा रिफॉर्म लाया गया ताकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। बिकॉज हमारे देश में इलेक्शन एक बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है। मैंने आपसे बार बार चर्चा की है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको देखेंगे जो हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसका बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होता है। तो इससे जो दूसरे डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसमें हमें एक ऑब्स्टिकल देखने को मिलता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को इंक्रीज करके हम देखते हैं कि हमारे देश में जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोका गया। तो ये किस तरीके से किया गया इसको समझिए। जो जनरल इलेक्शन होता है और जो आप देखेंगे लोकसभा का या आप देखेंगे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है, तो उसमें जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उस जनरल कैंडिडेट के लिए पहले फी थी 10,000, इसको बढ़ा के 25,000 कर दिया गया लोकसभा इलेक्शन में। ठीक बात है, जो कि जनरल कैंडिडेट है। और जो पहले एससी एसटी के कैंडिडेट थे लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले, उनके लिए पहले 5,000 फी थी, तो अब एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए 12,500 रुपए फी ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो कर दिया गया। ठीक बात है। उसके बाद आप देखेंगे जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है उसमें जनरल कैंडिडेट की जो पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट की जो मनी थी वो थी 5,000, अब इसको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया। और फिर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में जो पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट 2,500 रुपये था उसको बढ़ा के 5,000 कर दिया गया। तो इसकी पूरे जो ये जो आपका देखेंगे प्रोविजन है, इसके माध्यम से ये इंश्योर करने की कोशिश की गई कि जो भी नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं जो बिना मतलब के इलेक्शन में दूसरों का वोट काटने के लिए भी बहुत बारी शामिल हो जाते हैं, तो वो इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ना कर पाए और इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर तरीके से अच्छे से हो पाए।
अगला रिफॉर्म आपको ये देखने को मिलेगा कि एक एपिलेट अथॉरिटी को, जो कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, उसको अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पे इसमें ये बताया गया कि जो एक एपिलेट अथॉरिटी है उसको डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया जाएगा। और ये जो एपिलेट अथॉरिटी है वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के ऑर्डर के अगेंस्ट में सुनवाई करेगा। यानी कि जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको इलेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया था, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप सीक्वेंस में इन सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो फिर आपको चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट समझ में आता रहेगा। तो जो इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, इन्होंने इनका काम होता है इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना। ठीक बात है। अब इन्होंने जो भी रोल आपका प्रिपेयर किया है उसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है या उस रोल से आपको कोई प्रॉब्लम है या उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो आप पहले सीईओ के पास जाते थे, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है, जो कि किसी भी स्टेट के अंदर इलेक्शन को सुपरवाइज करने वाला हाईएस्ट अथॉरिटी होता है। पहले आप इसके पास जाते थे, लेकिन अब सीईओ के बदले डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे एक अपीलेट अथॉरिटी को अपॉइंट किया गया है। ये डीएम हो सकता है, ये एडीएम हो सकता है। ठीक बात है। इसमें इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको डीएम के अगेंस्ट में भी, अगर डीएम से आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हुआ, तो आप डीएम के बाद आप कहाँ जा सकते हैं, फिर तब आप जाके चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो होता है उसके पास जा सकते हैं, सीईओ के पास जा सकते हैं। ठीक बात है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, माफ कीजिएगा। तो ये बात है। तो पहले जहां पे ईआरओ के ऑर्डर के अगेंस्ट में पहले आपको सीधे सीईओ के पास जाना पड़ता था, अब आप बीच में डीएम के पास जा सकते हैं, और फिर डीएम से अगर आप नाखुश हैं तो आप जाके सीईओ के पास जा सकते हैं। तो ये वाला जो रिफॉर्म है वो लाया गया। अगला रिफॉर्म आप देखेंगे, इसमें ये कहा गया कि जो हमारे इंडिया के सिटीजन्स ऐसे हैं जो कि बाहर रह रहे हैं, तो वो भी वोट डाल सके, इसके लिए कई सारे प्रोविजंस आपको देखेंगे कि 2010 में इंक्लूड किए गए कि वो भी यहाँ पे वोट दे सके। अब इंडिया में बहुत सारे रीजंस की वजह से लोग बाहर रहते हैं। कोई अपने जॉब के पर्पज से बाहर रहता है, कोई आप देखेंगे अपने फैमिली पर्पज से बाहर रहता है, कोई देखेंगे कि कोई एनआरआई है, नॉन यहाँ पे देश में थोड़े थोड़े टाइम के लिए रहता है, बाकी वो विदेशों में ही रहता है। तो बहुत टाइप के आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं। तो इन सब लोगों के लिए जो वोटिंग का प्रोविजन है उसको इंश्योर करने के लिए 2010 में ये वाला रिफॉर्म लाया गया कि उनके भी जो वोटिंग राइट्स हैं वो इंजॉय कर सके। उसके बाद आप देखेंगे एक रिफॉर्म ये लाया गया कि इलेक्टोरल रोल में इनरोलमेंट के लिए आप ऑनलाइन मोड का सहारा ले सकते हैं। अब इस पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने ईसीआई के साथ कंसल्टेशन किया और एक रजिस्ट्रेशन ऑफ द इलेक्शंस अमेंडमेंट रूल्स 2013 बनाया। और इसी रूल के अंदर में आप देखेंगे अगर आप अपना नाम इलेक्टोरल रोल में ऐड करवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन तरीके से भी इसमें इनरोलमेंट करवा सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब देखिए, चूंकि ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत ये वाला जो प्रोविजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग डिजिटल एज में जी रहे हैं। हर चीज अब आजकल हमें ऑनलाइन होती हुई दिख रही है। तो अगर इलेक्टोरल रोल में नाम को ऐड करना अभी भी अगर फिजिकल रहता, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि एलिजिबल हैं इलेक्टोरल रोल में एनरोलमेंट के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाते। हो सकता है कि वो अपना जॉब छोड़ के नहीं आ पा रहे हो सकता है कि उनकी अपनी मजबूरी रही हो। बहुत सारे जो डेली वेज के वर्कर्स होते हैं उनके भी नाम कभी कभी इलेक्टोरल रोल में छूट जाते हैं, तो वो अपना दिहाड़ी छोड़ के इलेक्टोरल रोल में केवल अपना नाम ऐड करवाने के लिए नहीं आएंगे। तो इसलिए ये जो प्रोविजन है वो हमारे देश में डेमोक्रेसी को और ज्यादा मजबूत करने की बात करता है। ठीक है। चलिए, अगला जो आप देखेंगे रिफॉर्म है वो है नोटा ऑप्शन का, नन ऑफ द अबव ऑप्शन का। तो दरअसल ये जो प्रोविजन है इसको सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद ऐड किया गया था, ताकि एक पर्सन जो है वो अपना जो उसका राइट है नॉट टू वोट फॉर एनी लिस्टेड कैंडिडेट, ये वाला आपको ध्यान में रखना है। हर एक पर्सन के पास वोट देने का राइट होता है, राइट। लेकिन उसके पास ये भी राइट होता है कि वो जितने भी लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनमें से किसी को भी वोट ना दे। तो इस राइट को वो एंजॉय कर पाए, उस इस राइट को वो एक्सरसाइज कर पाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे ये जो नन ऑफ द अबव का ऑप्शन है इसको लाया गया था। ठीक बात है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है उसको 2013 में लाया गया, और आप देखेंगे कि ये सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में इम्प्लीमेंट किया गया था। और साथ ही साथ 2014 में जो 16th लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें भी आप देखेंगे कि इसको यूज किया गया था। फिर अगला रिफॉर्म आप देखेंगे वीवीपैट का है, कि इंट्रोडक्शन ऑफ वीवीपैट जब किया गया तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो इलेक्शन प्रोसेस में वोटिंग होती है उस वोटिंग को दोबारा तरीके से वेरीफाई किया जाए, इस बात को इंश्योर करने के लिए ये जो वीवीपैट है, जिसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, माफ कीजिएगा, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो एक तरफ जैसे आप वोट डालते हैं तो दूसरी तरफ आप देखेंगे एक पर्ची निकलती है,
और इस पर्ची में आपने किसको वोट दिया है, उसका नाम क्या है, उसका इलेक्शन सिंबल क्या है, ये सारी बातें लिखी रहती है। तो आप इस पर्ची के माध्यम से इस बात को इंश्योर करते हैं कि आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया उसी कैंडिडेट को वोट पड़ा है ना। तो ये जो है वो फेयरनेस को इंश्योर करता है, ठीक बात है। तो ये जो वीवीपैट है, इस वीवीपैट को हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ईवीएम के द्वारा जो भी वोट दिए जाते हैं उसका वेरिफिकेशन जो है वो किया जा सके। इसको सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, नागालैंड के नोक्सेन असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2013 में इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, यूज किया गया था, माफ कीजिएगा, यूज किया गया था। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, अगला रिफॉर्म ये है दोस्तों कि अगर कोई भी पर्सन जेल में है या पुलिस कस्टडी में है तो वो इलेक्शन में अब कॉन्टेस्ट कर सकता है। पहले क्या था कि पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि अगर कोई पर्सन जेल में है या पुलिस की कस्टडी में है तो वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अब इस ऑर्डर को निगेट करने के लिए, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया प्रोविजन आरपी एक्ट यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में दो नए प्रोविजंस ऐड कर दिए। पहला प्रोविजन तो ये था कि अगर कोई पर्सन वोट नहीं दे सकता है तो वो इस बात के लिए गारंटी नहीं है कि वो पर्सन एक इलेक्टर नहीं हो सकता, ठीक बात है। यानी कि अगर कोई जेल में है, ठीक बात है, जाहिर सी बात है वो वोट नहीं दे पाएगा। तो जेल में हो रहने पे वोट ना देने की वजह से कोई भी पर्सन जो है वो इस बात के लिए इनएलिजिबल नहीं हो जाता कि वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएगा। इस बात को इंश्योर किया गया आरपी एक्ट 1951 में, यानी कि जेल वाला पर्सन भी अब इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता है, ठीक बात है। उसके बाद एक एमपी या एमपीएलए जो एमएलए माफ कीजिएगा, एक एमपी या फिर एमएलए ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अंडर द प्रोविजन कंटेंट इन दिस एक्ट एंड नो अदर ग्राउंड। यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, तो इसमें कुछ ग्राउंड्स लिखे गए हैं जिसके बेस पे किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या किसी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोविजन केवल आरपी एक्ट 1951 में मेंशन्ड है, उसी बेस पे किसी भी पर्सन को, किसी भी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। कोई दूसरा अदर ग्राउंड पे किसी भी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो इस बात को हमारे आरपी एक्ट 1951 के माध्यम से इंश्योर किया गया। और ये भी इंश्योर किया गया कि अगर कोई पर्सन जेल में है या पुलिस की कस्टडी में है तो भी वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने से उसको कोई ना रोके, ठीक है। अगला आपको रिफॉर्म ये देखने को मिलेगा कि अगर कोई कन्विक्टेड एमपी या एमएलए है तो उसका इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। यानी कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चार्ज शीटेड है, उसके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है, तो वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले इस एमपी या एमएलए को 3 मंथ का अपील टाइम दिया जाता था, ठीक बात है। अब जो है ये तुरंत के तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और ये जो डिसीजन है ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ठीक बात है। अब देखिए, गवर्नमेंट ने हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को नलीफाई करने की कोशिश की थी। जो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि इमीडिएटली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इस बात को नलीफाई करने की कोशिश गवर्नमेंट ने की थी, लेकिन बाद में इस बिल को गवर्नमेंट ने खुद ही विड्रॉ कर लिया। तो अभी आप करंट पोजीशन ये देखेंगे कि चार्ज शीटेड जो मेंबर्स होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हो चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के हो, वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, अगला आपको ध्यान में रखना है ये रिफॉर्म कि जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके फोटोज जो हैं वो ईवीएम पे होते हैं और बैलेट पेपर्स पे होते हैं। अब इस प्रोविजन को 2014 माफ कीजिएगा 2015 के बाद से फॉलो किया जा रहा है। और आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई कैंडिडेट अपना फोटोग्राफ प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कैंडिडेट का नॉमिनेशन नहीं होगा, ठीक बात है। अगर फोटो देने में फेल हो गया तो अब उसको नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन इसलिए लाया गया था ताकि जो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, यहाँ पे फोटोज के साथ साथ जो नेम्स है ना, नेम्स भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। जो कैंडिडेट का नाम होता है और कैंडिडेट की फोटो होती है, ये दोनों के दोनों अब ईवीएम पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका नाम एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर था और जिनका नाम सेम था। तो लोगों को उन कैंडिडेट्स में कंफ्यूजन ना हो, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम देखते हैं कि जो ईवीएम होता है उस पे फोटो और नाम कैंडिडेट का दोनों को हम ईवीएम पे भी और साथ साथ बैलेट पेपर्स पे भी, दोनों पे हम फोटो और नाम दोनों को अब देखते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक रिफॉर्म ये किया गया कि जो कैश डोनेशंस पहले पॉलिटिकल पार्टीज को मिलते थे उसको अब कम कर दिया गया, उस पर जो सीलिंग लगी हुई थी उसको कम कर दिया गया था। पहले 20,000 तक का कैश पॉलिटिकल पार्टीज ले सकते थे, अब इस 20,000 को 2,000 कर दिया गया है, ठीक बात है। ऐसा क्यों किया गया? करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, ठीक बात है। हम एक टर्म देखते हैं जिसका नाम है क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है? देखिए, जब किसी भी देश के कैपिटलिस्ट
गवर्नमेंट के साथ एक सांठगांठ कर लेते हैं और गवर्नमेंट के साथ मिलके और गवर्नमेंट के पॉलिसीज को ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए ये क्या करते हैं, ये जो कंपनीज है वो गवर्नमेंट के पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सारी फंडिंग करते हैं। तो हम इसको कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। तो क्रोनी कैपिटलिज्म से बचाने के लिए, हमारे देश में करप्शन ना हो, जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी को बहुत ज्यादा मात्रा में आप देखते हैं कि व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है इलेक्शंस के दौरान। ये हमारे देश की सच्चाई है। तो ऐसा ना हो इसके लिए जो कैश डोनेशंस हैं, उन कैश डोनेशंस को 20,000 से कम करके 2,000 किया गया। और जो भी पार्टी अब ये कैश डोनेशन ले रही है, उसको इलेक्शन कमीशन को बताना ये जरूरी नहीं है कि उसने 2,000 रुपए कैश लिए हैं। ठीक बात है। चलिए, अगला जो रिफॉर्म आपको देखने को ये मिलेगा कि जो भी कॉरपोरेट कॉन्ट्रीब्यूशंस होते थे, उन पे एक कैप लगाया गया था पहले, उसको लिफ्ट कर दिया गया। अब ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है और इसी को लेके हमारे देश में बहुत सारे डिबेट्स आपको देखने को मिलते हैं। और इसी डिबेट्स के चलते एक इलेक्टोरल बॉन्ड जो आया था, जिसके बारे में मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू भी बहुत सारे डोनेशंस दिए जाते थे, कॉरपोरेट कॉन्ट्रीब्यूशंस पॉलिटिकल पार्टीज को मिलते थे, जिसको कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में आप देखेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो इसके बारे में बात करते हैं कि कॉर्पोरेट जो कॉन्ट्रीब्यूशंस पे कैप पहले लगा हुआ था, लिमिट लगी हुई थी, उस लिमिट को हटा दिया गया। अब कोई भी कंपनी जो है, वो कितना भी अमाउंट किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती है। ये पहले क्या था प्रोविजन कि पहले 7.5% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, इतना ही कोई भी कंपनी अपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती थी। अब ये जो 7.5% का जो कैप लगा हुआ था, इसको लिफ्ट कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। तो अब एक कंपनी जितना मन चाहे उतना पैसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है। ठीक है। अगला आप देखेंगे रिफॉर्म, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इंट्रोडक्शन था, लेकिन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से जो पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता था, उसमें हमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती थी। उसमें इस बात का पोटेंशियल था क्विड प्रो को, यानी कि जो भी कंपनीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देती है, वो पॉलिटिकल पार्टी उसी कंपनी के फेवर में अपनी पॉलिसीज को लेके आता है, अगर वो पावर में आता है तो इसलिए हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही प्रोएक्टिव डिसीजन लेते हुए इस 2024 का जो ईयर था, उसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। तो आपको ये ध्यान में रखना है। फिर आप देखेंगे एक रिफॉर्म ये लाया गया कि जो फॉरेन फंडिंग थी, उसको अलाउ किया गया। 2018 के बजट में फॉरेन फंड्स जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलते थे, उसको अलाउ कर दिया गया। अकॉर्डिंगली आपको देखेंगे इसमें कि जो FCRA है, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 है, इसको भी अमेंड किया गया ताकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को मिल सके। और इसमें इस अमेंडमेंट में ये किया गया कि जो फॉरेन कंपनी है, उसके डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया ताकि ये जो कंपनीज हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड दे सके। ठीक है। अगला रिफॉर्म आपको ये देखने को मिलेगा दोस्तों कि जो इलेक्शन लॉज हैं, उसमें एक अमेंडमेंट लाया गया और इसको हम इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 के नाम से जानते हैं। इसमें 3-4 चीजें की गई। क्या क्या की गई, एक एक करके समझिएगा। जो भी इलेक्टोरल रोल का डेटा था, उसको आधार इकोसिस्टम के साथ लिंक किया गया ताकि जो मल्टीपल एनरोलमेंट का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता था, वो प्रॉब्लम खत्म हो सके। दरअसल होता क्या था कि एक ही आदमी कई कई जगह पे एनरोलमेंट करवा लेता था। ठीक बात है। तो इसको रोकने के लिए जो इलेक्टोरल रोल है, उसका आधार से इकोसिस्टम के साथ लिंकिंग कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे पहले जो इलेक्टोरल रोल का रिवीजन था या प्रिपरेशन था, उसके लिए पहले एक ही क्वालिफाइंग डेट था। अब 4 क्वालिफाइंग डेट हमको मिल गए हैं। पहला है 1 जनवरी, फिर 1 अप्रैल, फिर 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। इन चारों डेटों पे अब इलेक्टोरल रोल्स का प्रिपरेशन और रिविजन हो सकता है। पहले एक डेट था। ठीक है। चलिए, अगला इसमें इस 2021 के अमेंडमेंट में ये चेंज किया गया कि जो सर्विस वोटर्स हैं, सर्विस वोटर्स के स्पाउस को देखेंगे कि बैलेट, जो पोस्टल बैलेट होता है, उसके थ्रू वोट करने के लिए एलिजिबल बनाया गया। इसके साथ साथ इलेक्शन के दौरान बहुत सारे आपको सिक्योरिटी फोर्सेस देखने को मिलेंगे। इलेक्शन के दौरान आपको बहुत सारी मशीन्स देखने को मिलेंगी, जो इलेक्शन के इक्विपमेंट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इन सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के रहने के लिए, इन सारे इलेक्शन के इक्विपमेंट्स को रखने के लिए, या फिर जहाँ पे इलेक्शन हमें करवाया जाना है, जहाँ पे वोटिंग करवाई जानी है, उस वोटिंग के लिए अगर किसी प्रमिस या किसी जगह की जरूरत है, तो उस जगह का रिक्वेजिशन, यानी कि उस जगह की मांग जो है वो की जा सकती है। ठीक बात है। उस जगह को अक्वायर किया जा सकता है, किसी भी जगह को अक्वायर किया जा सकता है वोटिंग के लिए, या किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंबर को रखने के लिए, या इलेक्शन के इक्विपमेंट्स को रखने के लिए। तो ये 3-4 जो अमेंडमेंट्स हैं वो 2021 के अमेंडमेंट्स के थ्रू किया गया।
तो दोस्तों आज ये जो हमारा चैप्टर नंबर 82 है ये फिनिश होता है। ये दो पार्ट में मैंने इसको इसलिए कवर किया क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था। तो आई होप कि आपको दोनों पार्ट्स मिला के और जो शुरुआत के 80 और 81 चैप्टर्स थे, इन तीनों चैप्टर्स को अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसका आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। और जाने से पहले वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म मिलता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।